नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पैसा पॉलिसी और बाजार में। और हम बात करते हैं हर बार एक नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सीजनलिटी। सीजनलिटी मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। हम देखते हैं कि बहुत तरह के सीज़न आते हैं जिसमें कि मार्केट में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और बहुत सारे सेक्टर उनसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। तो इन सभी सेक्टर्स पर सीजनलिटी का इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पर, इस सभी मुद्दों पर बात होती है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं पीके अग्रवाल सर, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह। रवि जी, अग्रवाल सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल सर, ये बताइए कि जो सीजनलिटी होती है स्टॉक मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट करती है। जब समर आ जाता है या आने वाला होता है तो किस तरह से लोग अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कौन से सेक्टर्स होते हैं जहां पर कि हम ध्यान देते हैं। क्या होता है बाज़ार के अंदर, बाज़ार हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और इन्वेस्टर्स जो हैं बाज़ार में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। कई तरीके होते हैं ढूंढने के, सीजनैलिटी उसमें से एक है। सीजनैलिटी कई तरह से होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट में कहते हैं सेल इन मे एंड गो अवे। तो उनका उनका मतलब कहने का ये है कि मई के बाद जो है 3-4 महीने बाज़ार ठंडा रहता है जनरली, और जो बेस्ट मंथ्स होते हैं वो मई जून होता है, नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक होते हैं। तो वे एक तरह की सीजनैलिटी है। भारत में जो सीजनैलिटी है वो ज़्यादातर त्योहारों से रिलेटेड रहती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सीजनैलिटी होती है नवरात्रों के बाद जो जो पीरियड आता है। अगर आपने देखा हो, दिवाली है, दशहरा है, उस तक उससे लेकर न्यू ईयर तक जो है, तो न्यू ईयर तक जो ये जो पीरियड है इसको हम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड पीरियड मानते हैं, जिसमें आप देखेंगे लोग नई कार खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं, नई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो पिकअप होती है। उसी तरह से समर के अंदर आप देखेंगे जो समर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, कूलर्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। या जो ट्रैवल है, पीपल वांट टू गो टू अ कूलर प्लेस, दे वांट टू गो टू माउंटेन्स। तो इस तरह की जो सीजनैलिटी है ये आपको हर बाज़ार में मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है। तो सीजनैलिटी का जैसे मैंने कहा कई कई पहलू हैं उसके, तो उसको हर तरह से देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप अलर्ट इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रवि जी, आपका टेक, जो ये सीजनलिटी होती है, आप जब पोर्टफोलियो में शिफ्ट करते हैं, स्टॉक्स में एडवाइस करते हैं, क्या कुछ माइंड में होता है, किस तरह से आप स्टॉक एडवाइस करते हैं जब ये सीजनलिटी हमारी चेंज होती है। देखिए विवेक जी, जैसा सर ने बताया, सीजनल में हम 3 सीज़न मेन मानते हैं। एक तो विंटर, रेनिंग सीज़न और समर सीज़न। लेकिन भारत में एक सीज़न और इम्पॉर्टेंट होता है, जो सर ने कहा, त्योहारों का सीज़न। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भारत का बजट आता है। तो हमें जब पोजीशन हम लोग जब कोई स्टॉक्स में बनाते हैं या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे विंटर सीज़न आता है या फिर छुट्टियों का समय आता है, जैसे स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, तो आपको देखते हैं कि आप ट्रैवल के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक मोमेंटम, होटल के जितने स्टॉक्स हैं उन पे एक मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। और उनका पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि आप जब ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं और ख़ास तौर से सर्विस इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने की अप्रोच मिलती है। यानी कि आपको ये क्लियर कट वहीं से इंडिकेशन मिलता है कि अगर स्टॉक मार्केट पर निवेश करना है तो आप के अंदर वो भावनाएं भी होनी चाहिए, वो साहस भी होना चाहिए और वो पेशेंस भी होना चाहिए, जिसमें कि आप रिटर्न कमा पाएँ। अब जैसे अब समर का सीज़न आता है तो आप देखते हैं कि वोल्टास है या फिर जितने भी एसी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, उनके स्टॉक्स चलने शुरू हो जाते हैं। जब विंटर आते हैं तो वापस से आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट और एफएमसीजी के स्टॉक्स वापस से आपको रीगेन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बजट आता है तो बजट का भी एक सीज़न है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख लीजिए, आप रेलवे के स्टॉक्स देख लीजिए, उनमें सिर्फ चमक तभी आती है जब बजट की प्रेडिक्शंस शुरू हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ 4 सीज़न है। एक तो आपने क्लियर कट, आप 3 सीज़न के बारे में जानते हैं, लेकिन चौथा जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ बजट के सीज़न को काफ़ी देखा जाता है। बजट और त्यौहार, ये 2 सीज़न और हैं जो कि स्टॉक मार्केट को प्रभावित करते हैं। सर, अग्रवाल सर, अब चूंकि बजट का ही सीज़न आ रहा है, तो सर ऐसे में अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय से, पिछले 1 महीने से देखें तो रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छा बज़ कर रहे हैं। और ये माना जाता है अक्सर कि रेलवे स्टॉक्स बजट से पहले बहुत अच्छा चलते हैं एंड देन जब बजट आ जाता है तो फिजल आउट हो जाती है उनकी रैली।
सर रेलवे स्टॉक्स को आप सीजनल स्टॉक्स की कैटेगरी में रखते हैं, कोर फंडामेंटल की कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, सीजनल में रख सकते हैं क्योंकि अब एक्चुअली क्या हुआ है कि रेलवे बजट भी जो है वो मेन बजट के साथ मर्ज हो गया है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि रोलिंग स्टॉक देखने के लिए ज़रूरी है कि कितना एलोकेशन हुआ है, क्योंकि जो रेलवे बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो रेलवे का जो सामान बनाती हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो रेलवे के लिए सामान बनाएं। तो अगर रेलवे के बजट में एलोकेशन अच्छा होता है तो निश्चित बात से उनकी जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी रहती है, तो इसलिए बजट उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बजट के अंदर एलोकेशन अच्छा आता है तो वो स्टॉक्स जो है माना जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर नहीं आता है एलोकेशन बहुत अच्छा तो फिर थोड़ा सा उनके ऊपर जो है दबाव बन जाता है। तो इसलिए जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनको मुझे लगता है कि बजट के से ज़्यादा उनका नाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पीरियड ऑफ द ईयर, बिकॉज उनका एक बार उनको ऑर्डर मिल गया, उसके बाद गर्मी है या सर्दी है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बजट में अगर उनका एलोकेशन ही नहीं हुआ तो फिर उनके सारे साल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उस पर क्या होने वाला है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। रवि जी, सीमेंट सेक्टर, सीमेंट के लिए कहा जाता है कि मॉनसून जब आने वाला होता है तो सीमेंट स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और मॉनसून जब ओवर हो जाता है, किस तरह से देखते हैं आप सीमेंट में सीजनलिटी? क्योंकि बहुत तरह की वाई बेसिस पर तो अर्निंग में इम्पैक्ट आता ही है कि बेस ही छोटा है तो वो उतना बेस हर साल ही छोटा रहता है, लेकिन जब मॉनसून कई बार बहुत अच्छा आ जाता है तो उसमें सीमेंट की डिमांड कम हो जाती होगी। मॉनसून ख़राब आता है, बारिश नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है कि यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट चलती रहती हैं। किस तरह से देखते हैं सीमेंट एज एन सीजनल सेक्टर? देखिए, मैंने पहले बताया कि पूरा स्टॉक मार्केट को अगर आप इस सेक्टर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये 5 सीज़न दिखाई देंगे जो हमने डिस्कस किया। अब इन 5 सीज़न में अगर आप सीमेंट सेक्टर पर्टिकुलर लेके चलते हैं तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब भी रेनी सीज़न आता है तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा जब विंटर होता है, यानी जो अभी दिसंबर और जनवरी का महीना होगा या जनवरी से फरवरी का महीना होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़े से कम हो जाते हैं और कम देखने को मिलते हैं, और उसका सीधा इम्पैक्ट आपको जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट में वो साफ साफ देखने को मिलता है कि उनके रेवेन्यू को देखें या फिर उनकी सेल्स को देखें तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि 15 से 20% का भी फर्क देखने को मिला है। अभी रिसेशन एक सेक्टर तो एक रिसेशन एक सेगमेंट तो होता था कि जिसकी वजह से कंपनियां इंपैक्ट होती थी, लेकिन इन सेक्टर और इन सीजन्स का भी फायदा काफ़ी उठाया जाता है। अब ओवरऑल आप देखिए, इस समय अगर आप एसीसी की बात कर लीजिए, अंबुजा सीमेंट की बात कर लीजिए, या फिर आप पूरे सीमेंट सेक्टर को देखें तो जिस तरीके से मोदी जी का टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का एक नए अचीवमेंट्स ले जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है, उनमें आपको कम्युनिटी रिलेटेड या फिर जो इस तरीके के जो आगे ग्रोथ में शामिल हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, उन सेक्टर और उन स्टॉक्स में आपको बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। जिन सीमेंट स्टॉक को आज से 3 महीने 6 महीने पहले हम समझते थे कि इनमें निवेश करेंगे तो फायदा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, लेकिन आज 6 महीने बाद उन स्टॉक्स में आपको 30% के रिटर्न मिल रहे हैं जो कि पूरे साल में नहीं मिले। तो मैंने इसीलिए बोला था कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं, और सही टाइम पे अगर आप एंट्री करते हैं तभी आपको वो अच्छे इंटरेस्ट आपको मिलते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। नहीं तो अदरवाइज आप स्टॉक को, पता चला बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि स्टॉक को लेके बैठे रहते हैं, अच्छे फंडामेंटल होते हैं, और जब चलने वाली होती है स्टॉक की गाड़ी, जब चलने वाली होती है तो उस टाइम पे वो लोग प्रॉफिट या फिर एग्जिट हो जाते हैं, ये सोच करके कि ये स्टॉक अब नहीं चल रहा, मैं दूसरे स्टॉक की तरफ जाता हूँ। तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होता है स्टॉक मार्केट में। और जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं, खास तौर से जब आप सीजनलिटी स्टॉक करते हैं, तो हम सीजन के पहले स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, रिटर्न और रिटर्न बेसिस पे पोर्टफोलियो से स्टॉक तभी एग्जिट किया जाता है जब लगता है कि हाँ ये काफ़ी चल चुका है या स्टॉक में अब आगे परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल सकती है, तो एग्जिट होने के लिए भी टॉप सीजन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की अगर स्ट्रैटेजी रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, तो आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, उसमें अच्छे से इन्हांसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अग्रवाल सर, आपने तो मार्केट के भी बहुत सारे सीज़न देखे नॉट ओनली जो हमारे ये सारे सीज़न रहते हैं, गर्मी, सर्दी और रेनी सीज़न। सर, ये जो स्टॉक मार्केट के सीज़न कहे जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी कई बार हम रिसर्च देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कि अक्टूबर बहुत ख़राब महीना रहता है, कि मई बहुत ख़राब महीना रहता है, दिसंबर थोड़ा सा स्लगिश रहता है। सर, ये जो एफआईज़ का जो फ्लो के लिए कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि दिसंबर में एफआईज़ छुट्टियों पर चले जाते हैं, इसलिए मार्केट सबड्यूड हो जाता है। अब दिसंबर मंथ हम अप्रोच भी कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि एफआईज़ का ये दिसंबर मंथ का नाता
कितना कोरिलेटेड है मार्केट से? नहीं, बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है एक्चुअली। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो सीजनैलिटी है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की अपनी सीजनैलिटी होती है। जैसे मैंने कहा, दिसंबर को जैसे अमेरिका में बोलते हैं क्रिसमस रैली जो चल रही है आजकल, हमारे यहाँ भी चल रही है, वहाँ भी चल रही है क्रिसमस रैली। एक्चुअली क्या होता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मुझे एग्जैक्टली टैक्सेशन लॉ यूएस के नहीं पता, मैं मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंदर जो है तक शायद उनको कुछ कैपिटल गेंस का ऑफसेटिंग के कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है। उसके बाद उनको अपना पोर्टफोलियो वापस बैलेंस करके लाना, जैसे मान लीजिए उन्होंने कैपिटल गेंस इन कैश करने के लिए कुछ स्टॉक बेच दी, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनका वेट चेंज हो गया, उसको वो वापस रीबैलेंस करते हैं अपने पोर्टफोलियोज को जनरली नवंबर दिसंबर में। इसीलिए आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में, जिसको वो क्रिसमस रैली बोलते हैं, जनरली अमेरिकन मार्केट्स ऊपर रहते हैं और देयरफॉर ग्लोबली मार्केट भी ऊपर रहते हैं। तो ये जो सीजनैलिटी है विच इज़ पिक्यूलियर टू फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, उनके बोनसेस डिपेंड करते हैं दिसंबर के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही मार्केट्स की। तो ये जो बहुत ही पिक्यूलियर रीजंस हैं उनके अपने, उसकी वजह से आप देखेंगे कि दिसंबर महीने के अंदर जो है वो जनरली स्टॉक मार्केट अच्छा काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले भी, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर को ख़राब महीना माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि मैक्सिमम क्रैशेस हिस्टोरिकली अक्टूबर में हुए। लेमन ब्रदर का जो पहला क्राइसिस के समय 1987 वाला भी जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ है वो 19 अक्टूबर को हुआ है। तो इस तरह से कुछ कुछ पिकुलैरिटीज़ हैं जो मार्केट की स्पेसिफिक हैं, जो सीजनल नहीं है इन दैट सेंस, पर उनकी अपनी सीजनैलिटी है। तो दिसंबर को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं और वो अगर बाइंग सेलिंग करते हैं, अब जैसे इस वक्त आप देखेंगे कि वैसे टेक्निकल रीजंस अमेरिकन बाज़ार के अंदर काफ़ी वीकनेस है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स के अंदर बाइंग हो रही है क्योंकि जो ETFs होते हैं, तो ETF में जब बाइंग होती है, जब 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 नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब सिप लगा देते हैं और हर महीने वो कुछ पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड को पर फोर्स वो पैसे को डिप्लॉय करना पड़ता है। और अगर वो फिर ETFs जनरली इस तरह के माहौल के अंदर जैसे बाज़ार अब है, इन्वेस्टर जो है ETF में पैसा लगाते हैं। तो ETF जब ख़रीदा जाता है तो वो जो उसमें स्टॉक्स होते हैं, अब जैसे अगर आज को आपको S&P 500 का ETF ख़रीदना है अमेरिका में, किसी भी म्यूचुअल फंड का ख़रीदना हो, तो उसके अंदर 40% जो है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के स्टॉक्स हैं। तो जब आप ETF खरीदेंगे तो उस म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं है, ही हैज़ टू गो इन द मार्केट एंड बाय दीज स्टॉक्स। तो इस तरह के जो रीजंस हैं, इससे सीजनैलिटी बनती है। तो उसको अगर अपना रीबैलेंस करना है अपना पोर्टफोलियो टेक में, करना पड़ेगा क्योंकि उसने मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में बेच दिया था प्रॉफिट लेने के लिए, ना ही हैज़ टू बाय इट बैक टू रीबैलेंस। So these are the reasons why they create seasonality in December. Sir, same apply in Indian markets too, like in March हम लोग अपनी पोर्टफोलियो उतना हद तक नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और काफ़ी, अभी आपने देखा होगा अखबार में भी पढ़ा है कि इतना मार्केट में उठक पैठक के बावजूद भी इन्वेस्टर्स ने अपने सिप कम नहीं किए। बिल्कुल सर, आई रिमेंबर कि 1 लाख करोड़ के FIs आउटफ्लो ने 2008 में हमारे इंडेक्स को करीब 30-40% तक का क्रैश कर दिया था, और इस बार 4 लाख करोड़ का FIs का आउटफ्लो हुआ और हमारी निफ्टी 18,600 का हाई लगाया था और वहाँ से 16,000 तक आकर टिकी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो हम अलग हो गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो नए निवेशक आए हैं उनको शायद अभी इतनी बाज़ार की समझ नहीं है, या उनको लगता है कि इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन तो ये है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो ज़्यादा रेजिलिएंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज राइट नाउ। तो शायद, लेकिन बाज़ार की भी अपनी ऊपर जाने की सीमा है। देखिए, हम बाज़ार ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा अलग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बाज़ार जो है $3 ट्रिलियन का है और अमेरिकन बाज़ार $35 ट्रिलियन का है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि हम इंडिपेंडेंटली हमेशा परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत FII बाइंग आई है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रीबैलेंसिंग। एज आई सेड, दे एग्जिटेड इन emerging markets 3 months, 4 months, 5 months ago. Now they are bringing it back to the normal NTP, जैसे बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वापस ला रहे हैं पोर्टफोलियो को। रवि जी, एक सीज़न मार्केट में आता है डिविडेंड वाला भी। जनरली जब AGMs होती हैं जुलाई अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास, तो उस समय बहुत सारी कंपनीज अपने डिविडेंड जो होते हैं वो पे करती हैं, जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में अनाउंस किए होते हैं कि AGM में अप्रूव होगा फाइनल डिविडेंड।
उस सीजनलिटी में क्या डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं आप उनको ट्रैक करते हैं, कुछ इस तरह की भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं आप? देखिए सीजनल तो नहीं होती, लेकिन हम लोग डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको मैं बताऊं कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस तरीके का रखते हैं कि उन्हें कहते हैं कि हमें फिक्स इनकम की तरीके से पैसे आने चाहिए हमारे अकाउंट में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद आता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते, जैसे हमारे यहाँ पे मेजर एवेन्यू जो निवेश का माना जाता है वो आज भी एफडी है। लोग सबसे पहले एफडी की तरफ भागते हैं, यानी बैंक की एफडी की तरफ भागते हैं, उसके बाद सेकंड ऑप्शंस में उसका कुछ पैसा निकाल के वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, एसआईपी पे जाते हैं, ईटीएफ पे जाते हैं, एक्सचेंज रेटेड फंड को पे अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, लेकिन पहला जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो एफडी की तरफ रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को ठीक से देखें या आप उनमें आप सही अपॉर्चुनिटी को तलाशें, तो जो 6-6.5% इस समय 6.25-6.5% का एफडी इंटरेस्ट आने वाला है, और इस समय जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं, आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको 12 से 15% का एफडी रिटर्न की तरीके से ही दे रहे हैं। यानी कि अगर आपने शेयर खरीद के छोड़ दिया है तो जितना आपको एफडी में रिटर्न मिल रहा है उससे 1.5 गुना से 2 गुना आपको डिविडेंड में रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन हम पूरा अप्रोच डिविडेंड नहीं रखते, डिविडेंड स्पेसिफिक करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो आपको थोड़ा बहुत जो है वो इनकम के लिए वैसे पैसे आपको मिलते रहें। तो आप अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको जरूर डिविडेंड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ स्टॉक्स होते हैं। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि डिविडेंड में जितना डिविडेंड मिलता है उतना स्टॉक करेक्ट हो जाता है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल उस हिसाब से ग्रो करते रहते हैं कि वो आपको डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को भी मिलती है, आपको लोअर प्राइस भी देखने को मिलता है, हायर प्राइस भी देखने को मिलता है। और डिविडेंड जब आप प्ले करते हैं तो आपको हाई और लो प्राइस से उतना खास मतलब नहीं होता। आपको इस चीज़ से होता है कि आपको डिविडेंड का एक सेगमेंट मिलता रहे, और प्राइसेस लो और हाई होते हैं उसके लिए हम लोग बैठे होते हैं जो कि एंट्री और एग्जिट के लिए सलाह देते हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट्स स्ट्रैटेजीज हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल। अग्रवाल सर, एक चीज़ कही जाती है स्टॉक मार्केट में कि हम FY23 मान लीजिए अभी FY23 एंड होगा मार्च तक, तो नवंबर के आसपास हम FY24 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपने आप में सीज़न होता है कि नवंबर में हमने नवंबर दिसंबर के आसपास हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को डिस्काउंट करना शुरू करते हैं। सर, ये कितना प्रभावित करता है पोर्टफोलियोज़ को और मार्केट के रिटर्न को? वो करता है, इसलिए करता है क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल साल के एंड में और अगले साल के शुरू में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। जनरली ईयर एंड के ऊपर जो है वो पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाता है। तो अगर उसमें आपको कोई स्टॉक निकालना है या ऐड करना है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्च 23 तक तो कुछ मतलब नहीं है परफॉर्म करने के। दैट ऑलमोस्ट हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड, ऑलरेडी प्राइस दिन। तो अब अगर आपको कुछ चीज़ निकालना है या कुछ ऐड करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो 23-24 में कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए वो अर्निंग्स को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक सीजनलिटी। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा सीजनलिटी। और जितना मार्केट मैच्योर होते जाते हैं, जो कि इंडिया का मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गया मुझे लगता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली 2 से 3 साल का व्यू लिया जाता है जब आप एनुअल रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो यहाँ पर डिविडेंड की बात हो गई है, अर्निंग्स की बात हो गई है। रवि जी, बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि चलिए अब जैसे अब विंटर ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में तो फुल फ्लेज्ड आ ही चुकी है। ऐसे में आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं, वो बोलते होंगे कि 2 या 3 महीने के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए। हर कोई आदमी 1 साल के लिए सोचता भी नहीं है। तो कुछ सीजनलिटी आपके माइंड में आती है कि चलो ठीक है, सर्दियों का सीज़न आ गया, लाइक एग के या कुछ हैचरीज और इस तरह के, लाइक टी एंड कॉफ़ी, इस तरह की डिमांड हो जाती है। तो क्या इस तरह पर फोकस करते हैं आप? जी देखिए, बहुत पर्टिकुलर इस पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो मैंने बताया ना कि पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो अगर आप एनालाइज करते रहते हैं तो आपको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टॉक्स में देखने को मिलती रहती है। अब जैसे आपने बोला विंटर सीजन सब आने शुरू हो गए, तो विंटर सीजन से पहले आप देखेंगे कि खास तौर से जो बेसिक स्टॉक्स हैं, बेसिक फंडामेंटल के जो स्टॉक्स हैं जो डेली मर्रा में काम आते हैं, उनमें जैसे आप रेमंड्स का एक एग्जांपल ले लीजिए। शादियों का सीज़न आता है तो आपको रेमंड्स और इन टाइप के स्टॉक्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है, और क्वार्टरली नंबर्स पे भी उनके एड ऑन देखने को मिलते हैं। तो वो सीजनलिटी पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन जब भी
कई बार ऐसा होता है कि एंट्री करने के मौके मिलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो चांस मिस हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को हम लोग यही गाइड करते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए तो सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए हम पोर्टफोलियो का कराते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सीजनलिटी पे काउंट नहीं करके चल सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो सीज़न होता है, जैसे अभी आप चूंकि इस समय विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, तो इस समय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक ऐसी कोर बेसिक ऐसा है कि जिससे कि बहुत से स्टॉक्स, चाहे वो टायर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो, पेट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो, आपके एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स हैं, उन सब में मूवमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और जनरली देखा जो ट्रेंड गया है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन महीनों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस ईयर के सबसे हाई पे होती हैं। तो आपको इससे पहले, जैसे इस समय आप देखिए, चूँकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी डाउन है, तो आपने देखा होगा कि एनर्जी के स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है, पेंट्स के स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट दिखाया। पेंट के स्टॉक का दो फ़ायदा मिलता है कि आपका जैसे ही त्योहारों के सीज़न होते हैं, घरों को लोग पेंट कराते हैं, दिवाली का सीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे स्टॉक में कम से कम 12 से 18% का फ़र्क आता है। तो ये तो ज़रूर मैं मानता हूँ, और विवेक जी आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि भारतवासी इतने शौकीन हैं कि उसमें सीज़न का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और उस इम्पैक्ट का असर आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। अग्रवाल सर, एक सीज़न शादियों का भी आता है इंडिया में, और ये सीज़न भी बहुत स्ट्रांग होता है। हम अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि 32 लाख शादियां हैं और बहुत इतने करोड़ की सेल होने वाली है। सर, ये कितना मेजर रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में? नहीं, इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एक लिमिटेशन स्टॉक मार्केट की ये है कि जो स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं वो उनकी लिस्टेड कंपनीज नहीं हैं। अब जैसे आपने शादी की बात करी, अब शादी में जो शादियां बड़े बड़े होटल्स में हो रही हैं वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो होटल की परफॉर्मेंस में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जो बैंक्वेट हॉल्स में हो रही हैं या जो घरों के अंदर अपना अरेंजमेंट, टेंट्स वगैरह लगा के जो शादियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे जो फूड का या उसका जो अरेंजमेंट है वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वो हो रहा है, वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप उसको स्टॉक मार्केट के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड। दे आर नॉट लिस्टेड। हाँ, ज्वेलरी, गोल्ड, बट गोल्ड को जनरली हम लोग आई डोंट नो, द वे आई लुक एट गोल्ड इज as part of the overall portfolio, as an asset allocation rather than a stock market situation, because stock market में जो companies listed हैं gold की, उन्होंने बहुत अच्छा returns investors को नहीं दिया है, unfortunately or fortunately, I don't know why, but अब उनकी performance है या और reasons है मुझे नहीं पता उसका, लेकिन हाँ, gold को इस time perform करना चाहिए in India at least, if not globally। लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि गोल्ड ने भी जो है निवेशकों को निराश ही किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट एज ए कॉन्सेप्ट मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपने जिनको भी मैं एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 5 से 10% आपको गोल्ड में अपना निवेश रखना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का। और उसमें से ये वाला सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिसके अंदर आप थोड़ा सा अगर बेचना चाहें तो बेच के इनकैश भी कर सकते हैं, और जब थोड़ी सी लीन पीरियड होता है तो उसमें आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि गोल्ड में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, बट जस्ट एज ए पॉइंटर, yes, it is possible to do it. If you are very active in doing it, you can do it. That is one way of doing it. मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए वैसे देखिए, जब स्टॉक मार्केट पे आप निवेश करते हैं तो मैंने पहले बताया कि वॉलेटिलिटी, उतार और चढ़ाव, ऊपर और नीचे के भाव दोनों आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। मैं गोल्ड का एक स्टॉक आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप टाइटन को देखिए। अगर आप पूरे सेक्टर के स्टॉक, आप ज़्यादातर स्टॉक, आप चाहे कल्याण ज्वेलर को देखिए या फिर अदर्स ज्वेलरी स्टॉक्स देखिए, MMTC को देखिए, उनमें हो सकता है रिटर्न ना मिले हो, लेकिन वहीं पर एक दिग्गज कंपनी जो टाइटन अगर आप देखें तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको साल के 30 से 35% मिल रहे हैं, जितना गोल्ड रिटर्न नहीं दे रहा है। और एक्चुअली में होता क्या है कि गोल्ड की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही वोलेटाइल है। वोलेटाइल इसलिए क्योंकि आपको आपके एक्सपेंसेस और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अब चूँकि धीरे धीरे जो है वो एक तरफा, अब इस इंडस्ट्री में बहुत से और कंपनीज जो हैं वो एंटर कर रही हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल जो टाइटन के खासतौर से स्टॉक की बात करें तो उसने आपको ट्रमेंडस रिटर्न दिए हैं। अब अगर आपने कल्याण ज्वेलर में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन तो आपका सही सोल्यूशन और सही स्टॉक्स को फाइंड आउट करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नहीं, उसमें गोल्ड की परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें ब्रांड की परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ब्रांड सर रिटर्न आनी चाहिए। नहीं, सवाल गोल्ड का होगा। एग्जैक्टली। सर रवि जी, एक चीज़ और,
एक हमारे यहाँ स्कूली सीज़न भी बोलते हैं कि स्कूल खुलने वाले होते हैं बच्चों के, तो नया सेशन आता है, बुक्स लेते हैं, नई कॉपी खरीदते हैं, उस समय पेपर स्टॉक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा है, जब से ख़ास तौर से पॉलीथीन को बैन किया है, उसके बाद से आप पेपर स्टॉक्स को देखें तो पेपर स्टॉक्स में लगभग 28% से 35% की रैली आपको देखने को मिल चुकी है। लेकिन स्कूली सीज़न में मुझे इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं दिखा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर शायद मार्च और अप्रैल का महीने में पेपर स्टॉक्स में ज़्यादा रैली देखने को मिलती। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से शायद ये स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कि डिमांड और सप्लाई का तो असर रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस इंडस्ट्री में है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि सब्सिडी और इन पे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा असर होता है। सर, एक न्यू ईयर थीम भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के लोग ट्रैक करते हैं कि न्यू ईयर ईव आ रही है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो आर्चीज़ और लिकर काउंटर्स की तरफ फोकस कर लेते हैं। सर, ये कितना रोल प्ले करते हैं? इसमें लिकर का तो काफ़ी रोल हो सकता है। कार्ड वगैरह तो इतना सब्सटेंशियल बिजनेस इंडिया में है नहीं, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा कमाने की संभावनाएं बहुत कम है। बट येस, लिकर बिजनेस ऑब्वियसली विल, उसमें डेफिनेटली, वैसे भी नॉट ओनली न्यू ईयर, इवन ड्यूरिंग द एंटायर विंटर सीजन यू विल फाइंड दैट लिकर स्टॉक्स हैव डिमांड पुश इन द विंटर टाइम। उसमें भी सर सेग्रीगेशन हो जाता है कि लिकर में भी कि लाइक बियर कंपनीज कौन सी हैं, तो उनका थोड़ा बिजनेस लाइक जनरली यू विल फाइंड, हाँ हो सकता है, लेकिन मतलब एक्सक्लूसिव बियर कंपनीज इंडिया में बाजार लिस्टेड है नहीं। जनरली यू विल फाइंड हार्ड लिकर ओनली लिस्टेड कंपनीज। टूरिज्म सेक्टर हो गया, पेपर सेक्टर हो गया, एंड साथ ही अगर हम देखें सीमेंट पर बात की हमने, रेन्स का कितना इम्पैक्ट होने वाला है, समर्स का कितना इम्पैक्ट होने वाला है, विंटर्स का कितना इम्पैक्ट होने वाला है, FIIs, डिविडेंड पॉलिसीज़, इन सभी का इम्पैक्ट हमने बात की। अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये नॉलेज देने के लिए कि किस तरह से हर पर्टिकुलर इवेंट का जो एक पर्टिकुलर सीज़न उनका फिक्स है कि FIIs इस मंथ में आते हैं और डिविडेंड पॉलिसी इस समय पर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, तो इन सभी का कितना इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर और पर्टिकुलर सेक्टर्स पर, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।